So hello everyone, my name is Girish Kumar and I welcome you all to my YouTube channel Chemistart. हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। ओके, अब उस डिस्कशन को एक स्टेप और आगे लेकर के जाते हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नॉर्मेलिटी। ये नॉर्मेलिटी जो होता है थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि इसको जब आप करने के लिए जाएंगे तो इसमें आपको कई सारे स्टेप्स इसमें फॉलो करने पड़ते हैं और नॉर्मेलिटी स्टडी करने से पहले आपको कुछ और बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ओके, तो आज का जो हमारा डिस्कशन है वो होगा हमारे नॉर्मेलिटी पे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि हम लोग नॉर्मेलिटी डिस्कस करें, हमें एक टर्म को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है और वो है ग्राम इक्विवेलेंट मास रिप्रेजेंटेड बाय GEM। तो आपने ग्राम एटॉमिक मास पढ़ा है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास पढ़ा है, अब ये नया टर्म आपके सामने क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट मास। क्या होता है ये ग्राम इक्विवेलेंट मास, ज़रा देखिए। इट इज़ दैट मास ऑफ एन एलिमेंट, मतलब कि किसी एलिमेंट का अगर आप निकालना चाह रहे हैं ग्राम इक्विवेलेंट मास, तो वो उस एलिमेंट का वो मास है जो कंबाइन करता है either with 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन और 35.5 ग्राम क्लोरीन टू फॉर्म अ कंपाउंड। मतलब किसी भी एलिमेंट का ग्राम इक्विवेलेंट मास उस एलिमेंट का वो मास है जो या तो 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करे या 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करे या तो 35.5 ग्राम क्लोरीन के साथ कंबाइन करके कंपाउंड फॉर्म करे, उसको कहते हैं हम उस एलिमेंट का ग्राम इक्विवेलेंट मास। ओके, और ग्राम इक्विवेलेंट मास नाम से क्लियर है कि जो मास आएगा वो आप किस में कैलकुलेट करेंगे, ग्राम्स में। बुक्स में ये हाइड्रोजन का 1.008 लिखा होता है, हाइड्रोजन का एक्चुअल ग्राम एटॉमिक मास 1.008 ही होता है, इसको अप्रॉक्सीमेटली हम 1 ले लेते हैं। ओके, तो ये ऐसे तो नहीं समझ में आएगा, तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, तो आप बोर्ड पे देख सकते हैं एग्जाम्पल हमने लिया है सोडियम का। ओके, तो सोडियम जब हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन करता है तो सोडियम हाइड्राइड बनाता है और सोडियम हाइड्राइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NaH। तो NaH सोडियम हाइड्राइड के एक मॉलिक्यूल में सोडियम का एक एटम हाइड्रोजन के एक एटम के साथ कंबाइन कर रहा है। ओके, तो अगर 1 मोल की बात करें तो 1 मोल सोडियम का मास कितना होता है, 23 ग्राम, और 1 मोल हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 ग्राम। मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कितना सोडियम कंबाइन किया, 23 ग्राम। तो इसलिए हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ग्राम इक्विवेलेंट मास सोडियम का है वो कितना आएगा, 23 ग्राम। इसको वेरीफाई कर लेते हैं ऑक्सीजन और क्लोरीन के साथ भी। जब सोडियम और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं तो Na2O का फॉर्मेशन होता है। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, सोडियम के 1 मोल का मास कितना होता है, 23 ग्राम, तो 2 मोल्स का मास कितना हो जाएगा, 46 ग्राम। और ऑक्सीजन तो यहाँ पे 1 मोल ही है, तो ऑक्सीजन के 1 मोल का मास कितना होता है, 16 ग्राम। 1 मोल एटम की बात हो रही है। ओके, तो 46 ग्राम सोडियम कंबाइन कर रहा है 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, तो हमको तो 8 ग्राम में देखना है ना। तो अगर मैं इसको हाफ कर दूं तो ऑक्सीजन 8 ग्राम आ गया और इसका हाफ करेंगे तो ये कितना आ गया, 23 ग्राम। मतलब कि 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ सोडियम का 46 ग्राम कंबाइन करता है, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ में कितना करेगा, 23 ग्राम सोडियम कंबाइन करेगा। ओके, इसके बाद आते हैं हम लोग NaCl के फॉर्मेशन पे। तो सोडियम और क्लोरीन जब मिलते हैं तो NaCl बनता है। यहाँ पे सोडियम 1 मोल है, क्लोरीन 1 मोल है। 1 मोल क्लोरीन का मास कितना आता है, 35.5 ग्राम, और 1 मोल सोडियम का मास कितना आता है, 23 ग्राम। तो आप देख सकते हैं कि 35.5 ग्राम क्लोरीन के साथ में कितना सोडियम कंबाइन कर रहा है, 23 ग्राम। तो इसलिए 23 ग्राम सोडियम कंबाइन करता है 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ में, 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ में और 35.5 ग्राम क्लोरीन के साथ में। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आपका सोडियम है उसका ग्राम इक्विवेलेंट मास कितना है, 23 ग्राम्स। ओके, अगर इससे भी नहीं क्लियर हुआ है तो हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं, उससे ये वाला कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हाँ, एक बात और, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि हाइड्रोजन 1 ग्राम ही क्यों लिए, ऑक्सीजन हम 8 ग्राम ही क्यों लिए और क्लोरीन हम 35.5 ग्राम ही क्यों लिए। इसका भी एक रीज़न है जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए, तो अगला एग्जाम्पल हम समझेंगे मैग्नीशियम के रिस्पेक्ट में। आप देख सकते हैं कि जब मैग्नीशियम हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन करता है तो मैग्नीशियम हाइड्राइड बनाता है। ओके, और मैग्नीशियम हाइड्राइड जो होता है इसका केमिकल फॉर्मूला होता है MgH2। तो आप देख सकते हैं कि 1 मोल मैग्नीशियम 2 मोल हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन कर रहा है। ओके, तो मैग्नीशियम के 1 मोल का मास कितना होता है, 24 ग्राम, और हाइड्रोजन के 2 मोल्स का मास कितना आएगा, 2 ग्राम। लेकिन हमको तो ये देखना है कि हाइड्रोजन के 1 मोल के साथ 1 ग्राम के साथ तो कितना कंबाइन करेगा। तो 2 ग्राम का 1 ग्राम कर दें तो ये 24 ग्राम का क्या हो जाएगा, 12 ग्राम। ओके, वैसे ही मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब कंबाइन होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसमें ऑक्सीजन के 16 ग्राम के साथ मैग्नीशियम कितना है, 24 ग्राम।
अगर मैंने इसको हाफ कर दिया तो ये भी हाफ हो जाएगा। तो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम कितना कंबाइन कर रहा है? 12 ग्राम। बिल्कुल वैसे ही आप MgCl2 का भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। यहाँ पे क्लोरीन के 2 मोल्स है, मैग्नीशियम का 1 मोल है। तो मैग्नीशियम का 24 ग्राम कितने क्लोरीन के साथ कंबाइन करेगा? 2 × 35.5 दैट इज 71 ग्राम। तो इसका हाफ कर देंगे, 24 का हाफ क्या आ जाएगा? 12, और 71 का हाफ क्या आ जाएगा? 35.5। तो 35.5 ग्राम क्लोरीन के साथ कितना आपका मैग्नीशियम कंबाइन कर रहा है? 12 ग्राम। ओके, तो हम ये देख सकते हैं कि 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ और 35.5 ग्राम क्लोरीन के साथ कितना मैग्नीशियम कंबाइन करता है? 12 ग्राम। तो इसलिए हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि देयरफॉर ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम कितना आ जाएगा आपका? 12 ग्राम। ओके, तो हर बार अब आपको इतना कैलकुलेशन तो करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है जिससे हम सीधे सीधे किसी भी एलिमेंट का ग्राम इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया हो। तो अब शुरू करते हैं हम लोग नॉर्मेलिटी के। देखिए, तो आप देख सकते हैं कि नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आपके लिए बोर्ड पे लिखा हुआ है। नॉर्मेलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N। ओके, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला जो है वो है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सेम फॉर्मूला मोलैरिटी का भी था, है ना, थोड़ा सा डिफरेंस के साथ में। वहां पे क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता है, लेकिन वहां पे था नंबर ऑफ मोल, यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ मोल आप कैसे निकालते हो? गिवन मास बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास। किसी भी सब्सटेंस के गिवन मास को अगर आप उसके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। बिल्कुल वैसे ही अगर आप गिवन मास को ग्राम इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर दें तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या होता है वो तो हम देख चुके हैं, अब कैसे निकाला जाता है वो देख लेते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट मास का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय बैलेंस फैक्टर। और यही हमको सीखना है कि ये बैलेंस फैक्टर कैसे निकाला जाता है। अगर बैलेंस फैक्टर आपको पता चल गया तो आप निकाल लेंगे ग्राम इक्विवेलेंट मास। अगर आपने कैलकुलेट कर लिया ग्राम इक्विवेलेंट मास तो आप कैलकुलेट कर पाएंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। और अगर आपने कैलकुलेट कर लिया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट तो आप कैलकुलेट कर पाएंगे आपके सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर चलता है। लिखने के लिए हमने इसको ऐसे लिखा है, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसको इस तरीके से करेंगे। पहले आप निकालेंगे बैलेंस फैक्टर, फिर निकालेंगे ग्राम इक्विवेलेंट मास, फिर आप निकालेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तब जाकर के आप निकालेंगे नॉर्मेलिटी। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ ये बन जाएगा। ठीक है, तो अब एक एक करके हम देखते हैं कि हम बैलेंस फैक्टर को कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखिए, तो आप बोर्ड पे देख सकते हैं। अब हमारा अगला जो टॉपिक है, हेडिंग है, वो है कैलकुलेशन ऑफ बैलेंस फैक्टर एंड ग्राम इक्विवेलेंट मास। क्योंकि जब तक आप बैलेंस फैक्टर और ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालना नहीं सीखेंगे तब तक हम नॉर्मेलिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते। ओके, तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि बैलेंस फैक्टर और ग्राम इक्विवेलेंट मास एलिमेंट्स के लिए कैसे निकाला जाता है। एलिमेंट्स, कंपाउंड्स क्या क्या होता है मैं आपको पहले प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ। ओके, तो एलिमेंट्स के लिए जो उनका बैलेंस फैक्टर होता है वो उनके वैलेंसी के बराबर होता है। जो एलिमेंट की अपनी वैलेंसी है वही उनका क्या होता है? बैलेंस फैक्टर। और रही बात उनके ग्राम इक्विवेलेंट मास की, ग्राम इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला आपने क्या लिखा था? मोलर मास बाय बैलेंस फैक्टर। तो बैलेंस फैक्टर यहाँ किसके बराबर है? वैलेंसी के। अब मोलर मास में आप जानते हैं ना, दो चीजें आ जाती है, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, है ना। नंबर ऑफ मोल के कैलकुलेशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो मॉलिक्यूल बनाते हैं उनका ग्राम मॉलिक्यूलर मास और जो नहीं बनाते उनका ग्राम एटॉमिक मास ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको हमेशा क्या लेना है? सिर्फ और सिर्फ ग्राम एटॉमिक मास ही लेना है। बस यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है ना, उसको आप करेक्ट कर लेंगे। क्लियर? कि जब आप ग्राम इक्विवेलेंट मास किसी एलिमेंट का निकालने के लिए जाएंगे तो आपको वहाँ पे न्यूमरेटर में सिर्फ और सिर्फ उसका ग्राम एटॉमिक मास ही लेना है, चाहे वो मॉलिक्यूल बनाए चाहे ना बनाए। ओके, और डिनोमिनेटर में आपको क्या ले लेना है? वैलेंसी। क्लियर? तो आप देख सकते हैं, अगर मुझे सोडियम का ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालना हो तो सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है? 23। वैलेंसी कितनी होती है सोडियम की? 1। तो 23/1 कितना आ जाएगा? 23 ग्राम। मैग्नीशियम की अगर बात करें तो ग्राम एटॉमिक मास मैग्नीशियम का होता है 24, वैलेंसी उसका होता है 2। तो यहाँ पे इसका ग्राम इक्विवेलेंट मास कितना आ गया? 12 ग्राम। एल्यूमिनियम का वैसे ही अगर आप देखें तो ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है? 27। वैलेंसी कितनी होती है एल्यूमिनियम की? 3। तो 27/3 कितना आ जाएगा? 9 ग्राम। ठीक, और अगर हाइड्रोजन का भी देख लेते हैं तो हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है? 1। ओके, डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, तो 1/1 क्या आ गया? 1 ग्राम।
ऑक्सीजन की अगर आप बात करें तो ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है 16 डिवाइडेड बाय वैलेंसी 2, तो 16/2 कितना हो जाएगा 8। ऐसे ही आप क्लोरीन का भी निकाल सकते हैं। क्लोरीन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है 35.5 डिवाइड बाय उसकी वैलेंसी 1, तो 35.5/1 कितना आ जाएगा 35.5। ठीक है, तो ये जो 1, 8 और 35.5 था ना, वो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन का रिस्पेक्टिव ग्राम इक्विवेलेंट मास होता है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, तो ये चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया कि किसी एलिमेंट के लिए बैलेंस फैक्टर और ग्राम इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इस फॉर्मूला को आप हमेशा याद रखना। और किसी भी एलिमेंट का बैलेंस फैक्टर उसकी वैलेंसी के बराबर होता है। आई बात समझ में? ठीक, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। टोटल हम लोग को 4 चीज़ों के बारे में पढ़ना है। पहले हमने पढ़ा एलिमेंट्स के बारे में, फिर हमको पढ़ना है अब एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। एक और होता है, वो है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन वो अभी पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमको ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये सब का कंसेप्ट पता होना चाहिए, जो अभी हमने डिस्कस नहीं किया। ओके, तो अभी फिलहाल हम अपना डिस्कशन लिमिटेड रखेंगे सॉल्ट्स तक। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट अब हमको पढ़ना है एसिड्स के बारे में। ओके, तो एक एसिड का जो वैलेंस फैक्टर n, मतलब वैलेंस फैक्टर को n से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो एक एसिड का जो वैलेंस फैक्टर होता है वो उसके बेसिसिटी के बराबर होता है। अब एक बात आप याद रखिएगा कि एसिड्स की बेसिसिटी होती है और बेसिस की एसिडिटी होती है। तो एक एसिड का बेसिसिटी किसको बोलते हैं? एसिड का एक मॉलिक्यूल कितने H+ आयंस रिलीज कर सकता है, वो होता है उसका बेसिसिटी। ओके, तो ये कुछ कॉमन एसिड्स और उनके बेसिसिटी को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। HCl का बेसिसिटी कितना है 1, H2SO4 का 2, H3PO4 का 3। तो नॉर्मली हम ये देखते हैं कि जितने हाइड्रोजन आइटम्स होते हैं उतने बेसिसिटी होते हैं, उतने बेसिसिटी की वैल्यू होती है, लेकिन ये हर बार ज़रूरी नहीं है। जैसे H3PO3 में आप देखिए कि 3 हाइड्रोजन है, लेकिन बेसिसिटी कितना है उसका 2। H3PO2 जो होता है एसिड, उसमें 3 हाइड्रोजन आइटम्स हैं, लेकिन उसकी बेसिसिटी कितनी है 1। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके स्ट्रक्चर्स के हिसाब से। अब आप देखो H2SO4 का ये स्ट्रक्चर होता है। ओके, हमेशा H+ आयन वो निकलता है या वहाँ से H+ आयन निकलता है जो किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड हो, जैसे कि ऑक्सीजन से। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए ये दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच्ड है, तो यहाँ पे ये दोनों H+ आयन बन करके निकल सकते हैं, और इसलिए इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई 2। H3PO4 में अगर आप देखें तो तीनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच्ड है, इसलिए तीनों H+ आयन बन करके रिमूव हो सकते हैं, इसलिए इसकी बेसिसिटी कितनी हुई 3। लेकिन अगर आप H3PO3 की बात करें तो इसमें सिर्फ 2 हाइड्रोजन हैं जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच्ड है, और एक हाइड्रोजन सीधे फॉस्फोरस से जुड़ा हुआ है। तो ये फॉस्फोरस से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है ये H+ आयन बन करके रिमूव नहीं हो सकता, ये दोनों हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 2। और वैसे ही अगर H3PO2 की अगर आप बात करें तो इसमें 3 हाइड्रोजन तो हैं, लेकिन 3 में से 2 हाइड्रोजन फॉस्फोरस से अटैच्ड है और एक ही हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन से अटैच्ड है, तो सिर्फ ये निकल सकता है, इसलिए इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 1। तो ये कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, बाकी नॉर्मली किसी एसिड में जितना आपको हाइड्रोजन दिख रहा होता है उतनी ही उसकी बेसिसिटी हो जाती है, मतलब उतना ही H+ आयन रिमूव होगा और वही उसकी बेसिसिटी की वैल्यू हो जाएगी। आई होप आपको क्लियर है। तो किसी एसिड की बेसिसिटी किसके बराबर होती है? उसके किसी एसिड का बैलेंस फैक्टर किसके बराबर होता है? उसके बेसिसिटी के। अब हम बात करेंगे कि किसी एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट मास कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ओके, देखिए, तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, बोर्ड पे हमने कुछ एसिड्स के ग्राम इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट किया। ओके, ग्राम इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला आपने क्या लिखा था? मोलर मास बाय वैलेंस फैक्टर। अब एक एसिड का बैलेंस फैक्टर उसके बेसिसिटी के बराबर होता है। ओके, अब एसिड का आप मॉलिक्यूलर मास लिखें या मोलर मास, बात एक ही, तो मैंने यहाँ पे मोलर मास ही लिखा हुआ है। ओके, तो ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl मुझे निकालना था। HCl का मोलर मास कितना आता है 1 + 35.5, इट इज 36.5 डिवाइडेड बाय HCl का बेसिसिटी कितना होता है 1, तो 36.5/1 इज 36.5 ग्राम। ओके, नेक्स्ट ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4, इसको आप ऐड करके देख लीजिए, ये 98 आता है। 98/2, 2 कहाँ से आ गया? क्योंकि H2SO4 का बेसिसिटी 2 होता है, कितना आ गया ये 49 ग्राम। ओके, फिर H3PO4, इसका भी मोलर मास 98 आता है। फॉस्फोरस का ग्राम एटॉमिक मास 31 लिया जाता है। ओके, तो 1 × 3 + 31 + 16 × 4, ये कितना आ जाएगा 98/3, ये कितना आ गया 32.666 आता है, उसको राउंड ऑफ करके 32.67 ग्राम लिख सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही लास्ट में हमने लिखा H3PO3 के लिए
इसका मोलर मास कितना आया 82, इसका इसका बैलेंस फैक्टर कितना आया, मतलब कि बेसिसिटी कितना आया 2, तो 82/2 इज इक्वल टू 41 ग्राम। तो ये होता है तरीका एसिड्स का बैलेंस फैक्टर और एसिड्स का ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालने का मेथड। ओके, अब आगे हम लोग बात करेंगे बेसिस के बारे में। देखिए, तो नेक्स्ट हमको बात करना है बेसिस के बारे में। ओके, तो किसी भी बेस का जो बैलेंस फैक्टर होता है वो उसके किसके बराबर होता है, एसिडिटी। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि एसिड्स की बेसिसिटी होती है और बेसिस की एसिडिटी होती है। तो एक बेस का एसिडिटी क्या हो जाएगा कि बेस का एक मॉलिक्यूल कितने OH माइनस आयंस प्रोड्यूस कर सकता है, वो होती है उसकी एसिडिटी। क्लियर? तो आप देख सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू होता है एक बेस का ग्राम इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास बाय उसका एसिडिटी। क्योंकि होता क्या है जनरल फॉर्मूला ग्राम इक्विवेलेंट मास का मोलर मास डिवाइडेड बाय बैलेंस फैक्टर, और यहाँ पे बैलेंस फैक्टर किसके बराबर है, एसिडिटी के बराबर। ओके, तो सपोज NaOH ले लेते हैं, तो NaOH की एसिडिटी कितनी हो जाएगी 1। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 OH माइनस प्रोड्यूस कर सकता है, इसलिए इसका बैलेंस फैक्टर कितना हो जाएगा 2। तो NaOH का अगर हमको ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालना है तो कैसे निकालेंगे, NaOH का मोलर मास कितना आता है 40 डिवाइडेड बाय उसकी एसिडिटी कितनी है 1, तो 40/1 कितना हो जाएगा 40। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अगर आप बात करें, कैल्शियम का ग्राम एटॉमिक मास 40, ऑक्सीजन 16 × 2 32, तो 40 प्लस 32 कितना हो जाएगा 72, 72 प्लस 2 हाइड्रोजन के लिए कितना हो जाएगा 74, तो 74 आ गया मोलर मास डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पर क्या है उसका एसिडिटी, क्योंकि ये 2 OH माइनस आयंस प्रोड्यूस कर सकता है, तो 74/2 इज 37 ग्राम। इसी तरीके से बाकी बेसिस के लिए भी आप उनके ग्राम इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। एसिड्स और बेसिस के लिए ग्राम इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने का तरीका अप्रॉक्सीमेटली सेम ही होता है। ठीक, तो अब आगे हमको बात करना है सॉल्ट्स के बारे में। चलिए देखते हैं। तो लास्ट में हमको बात करना है सॉल्ट्स के बारे में। ओके, तो आप देख सकते हैं कि एक सॉल्ट जो होता है, ओके, उसका बैलेंस फैक्टर बराबर होता है उसमें प्रेजेंट टोटल पॉजिटिव चार्ज या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज। और इसको मैंने मार्क किया हुआ है क्योंकि आपको या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज लेना है या तो टोटल नेगेटिव चार्ज लेना है, दोनों को साथ में ऐड नहीं करना है। ठीक है, देखिए जैसे NaCl हो गया, NaCl को आप स्प्लिट करेंगे तो क्या क्या बनेगा, Na प्लस Cl माइनस N, पॉजिटिव चार्ज 1 यूनिट, नेगेटिव चार्ज 1 यूनिट, तो बैलेंस फैक्टर कितना आ गया 1। MgCl2 का स्प्लिट करेंगे तो क्या आ गया Mg2 प्लस 2Cl माइनस, बैलेंस फैक्टर कितना आ गया आपका 2। तो ये तो इजी था स्प्लिट करना, लेकिन अगर आपके सामने कॉम्प्लिकेटेड सॉल्ट आ जाए तब आप क्या करेंगे, जैसे बेरियम फॉस्फेट हो गया Ba3PO4 वोल्ट वाइज, अब आप कैसे स्प्लिट करोगे। तो एक तरीका होता है, देखिए कोई भी सॉल्ट का जनरल केमिकल फॉर्मूला ये होता है AXB। और एक बात और, एक सॉल्ट पे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उसमें उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, ये एक सॉल्ट का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है। ओके, हाँ, तो आप देख सकते हैं कि अगर एक सॉल्ट AXBY है तो जब ये स्प्लिट होगा तो कौन कौन सा आयंस बनाता है, XAY प्लस Y BX माइनस, मीन्स X नंबर ऑफ AY प्लस आयंस एंड Y नंबर ऑफ BX माइनस आयंस। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, तो सपोज मैं NgCl2 को इस फॉर्मूला में पुट करना चाह रहा हूँ। ओके, तो कंपैरिजन अगर मैं करके देखूँ तो A की जगह पे क्या है मैग्नीशियम, X की जगह पे यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, D की जगह पे क्या है यहाँ पर क्लोरीन, और Y की जगह पे यहाँ पर कौन है 2। ओके, तो स्प्लिट करने के बाद क्या बनेगा, X मीन्स 1, A मीन्स Mg, Y प्लस मीन्स 2 प्लस Y 2 के बराबर है, BCl एंड X माइनस 1 माइनस। इसको अगर ठीक से लिखें, 1 को लिखने का तो कोई सेंस नहीं बनता है, तो इसको सीधे सीधे लिख सकते हैं Mg2 प्लस 2Cl माइनस। अब इसी फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं इसके लिए, तो आप देखिए कैसे अप्लाई करेंगे। अगर मैं इसी फॉर्मूला को यहाँ पे पुट करूँ, ओके, तो जब बेरियम फॉस्फेट को आप कंपेयर करते हैं AXBY के साथ, तो A की जगह पे आपको क्या दिख रहा है बेरियम, ओके, X की जगह पर आपको क्या दिख रहा है 3, ओके, फिर B की जगह पे आपको क्या दिख रहा है पूरा का पूरा फॉस्फेट PO4 और होल ट्वाइस है, तो Y की जगह पे क्या दिख रहा है आपको 2। ओके, तो जब बेरियम फॉस्फेट जब आयनाइज होगा तो क्या क्या बनाएगा, AXBY जब आयनाइज होता है तो क्या क्या बनाता है XAY प्लस YBX माइनस। ओके, तो X मीन्स क्या हुआ 3, A का मतलब क्या हुआ बेरियम BA, Y प्लस मीन्स 2 प्लस, इसके बाद Y कितना है आपका 2, B इज योर
फॉस्फेट PO4, उसके बाद में X माइनस मीन्स 3 माइनस। चेक करने का तरीका, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। तो 3 इंटू 2 6 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, 2 इंटू 3 6 यूनिट्स ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे बैलेंस फैक्टर कितना आ गया आपका 6। ठीक है, तो इस तरीके से बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट किया जाता है सॉल्ट्स के लिए। क्लियर? अब आगे देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। सॉल्ट का फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय उसका बैलेंस फैक्टर विच इज इक्वल टू टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने यहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मूला मास लिखा है। आप मोलर मास भी बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्ट अगर आपने लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि सॉल्ट का कोई मॉलिक्यूल नहीं होता। अभी सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि एक सॉल्ट का मॉलिक्यूल क्यों नहीं होता, क्योंकि एक सॉल्ट जो होता है उसमें पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं, जो कि आप पढ़ेंगे आपके सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर में। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि एक सॉल्ट का मॉलिक्यूल नहीं होता। एक सॉल्ट का एक यूनिट ज़रूर हो सकता है, लेकिन उसका कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, तो क्योंकि सॉल्ट का कोई मॉलिक्यूल नहीं है, इसलिए मॉलिक्यूलर मास हम वर्ड यूज़ नहीं करते, लेकिन मोलर मास तो होगा, क्योंकि सॉल्ट के 1 मोल का कुछ तो मास होगा। एक बात और है कि फॉर्मूला मास और मोलर मास सेम चीज़ें होती है, बस लिखने का तरीका अलग है, एक ही बात है। ओके, तो आप देखिए जैसे NaCl का मुझे निकालना है ग्राम इक्विवेलेंट मास। ओके, तो NaCl का मोलर मास कितना आता है 23 प्लस 35.5 इज 58.5 ग्राम, और यही इसका क्या है फॉर्मूला मास है। डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होता है 1, टोटल पॉजिटिव 1 टोटल नेगेटिव 1। ओके, इसके बाद MgCl2 का मोलर मास या फॉर्मूला मास कितना आ जाएगा 24 प्लस 35.5 इंटू 2 इज 71 प्लस 24 इज 95/2 इज 47.5 ग्राम। तो ये तरीका होता है ग्राम इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने का किसी भी सॉल्ट के लिए। तो हमने डिस्कस कर लिया कि हम ग्राम इक्विवेलेंट मास और बैलेंस फैक्टर्स, एसिड्स, बेसिस, एलिमेंट्स एंड सॉल्ट्स के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब जल्दी से एक क्वेश्चन करते हैं, देखिए बोलिए। तो क्वेश्चन आपका ये है कि 4.9 ग्राम H2SO4 डिजॉल्व है 500 मिलीलीटर सॉल्यूशन में। आपको इस सॉल्यूशन का क्या कैलकुलेट करना है, नॉर्मेलिटी। इसका नॉर्मेलिटी का प्रोसीजर थोड़ा लेंदी ज़रूर लगता है, लेकिन है बहुत आसान। आप देख सकते हैं गिवन मास सॉल्यूट आपका H2SO4 है ना, तो गिवन मास कितना है 4.9 ग्राम। मोलर मास कितना है इसका 98 ग्राम, जानते ही है। ओके, बैलेंस फैक्टर कितना होगा H2SO4 के लिए 2। तो ग्राम इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, मोलर मास बाय बैलेंस फैक्टर। मोलर मास इज 98, बैलेंस फैक्टर इज 2, तो आंसर कितना आ गया हमारा 49 ग्राम। 49 ग्राम इज दी ग्राम इक्विवेलेंट मास। ग्राम इक्विवेलेंट मास के बाद हम क्या कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास। तो गिवन मास इज 4.9 ग्राम एंड ग्राम इक्विवेलेंट मास इज 49 ग्राम। तो 4.9 बाय 49 कितना हो जाएगा 0.1। ओके, नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 0.5 लीटर्स। लीटर में अगर चेंज करें तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट विच इज 0.1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और वो कितना है 0.5। ये हो जाएगा 1/5 एंड इट इज इक्वल टू 0.2 N। इसको आप ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर भी इसको लिख सकते हैं। तो ये था एक सिंपल सा क्वेश्चन। ओके, और आगे के लेक्चर्स में मैं आपको इसके कुछ और क्वेश्चंस कराऊंगा, और नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में रिलेशनशिप भी होता है। अगर आपको ये मेथड अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा तो पहले आप मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, वहाँ से डायरेक्टली आप नॉर्मेलिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि मैं आपको अगले लेक्चर्स में एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में मैं आपको नॉर्मेलिटी के कुछ और क्वेश्चंस कराऊंगा, और बेटर इस कंसेप्ट को हम और डीप में जा करके समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपका कोई भी सजेशन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो ऊपर मेरा ईमेल आईडी मेंशन है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मुझे डेली ढेर सारी ईमेल्स मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं इससे बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ। ज़्यादातर ईमेल्स को मैं रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मैंने कहा था आपको कि मैं डेली अब किसी एक पर्सन का नाम आप सबके सामने अनाउंस करूँगा जो मुझे कुछ बहुत अच्छे सजेशंस देंगे। तो आज का शाउट आउट जाता है संदीप खंडेलवाल को, ये नोएडा में रहते हैं। इन्होंने मेरे वीडियो को लेकर के बहुत ही अच्छा सजेशन मुझे दिया है, जो कि मैं आगे के लेक्चर्स में अपने मतलब वीडियो क्वालिटी को लेकर के, और मैं उसे आगे के लेक्चर्स में अप्लाई करने वाला हूँ। तो थैंक यू संदीप, थैंक्स अ लॉट। और बाकी लोग भी आप मुझे ईमेल करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।